पलकों पे तेरा नाम पार्ट 4। रितु का सिर असहनीय रूप से झंझना रहा था। उसकी आंखें इतनी भारी हो गई थी कि वो सही से देख भी नहीं पा रही थी। इससे पहले उसने खुद को कभी इतनी असहज स्थिति में नहीं पाया था। वो ज़्यादा देर तक बैठी नहीं रह पाई और अचानक ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर 3 छायामूर्ति खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रितु समझ चुकी थी कि उसके साथ कोई अनर्थ होने वाला है। वो बस धीमी आवाज़ में इतना ही कह पाई, मत आओ, तुम में से कोई भी मेरे पास मत आओ। रितु को साफ दिखाई दिया कि कुछ दूर उसके मामा मामी, उसकी बहन सृजा खड़े थे, लेकिन उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उठ सके। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और उसने देखा कि वे तीनों छाया मूर्ति धीरे धीरे अदृश्य हो रही थी। कुछ देर बाद सृजा और उसके पिता विवास बाबू ने रितु को एक टैक्सी में बिठाया और उसे पास ही एक मशहूर होटल के सामने ले आए। रितु को थोड़ी बहुत चेतना तो थी, लेकिन वो खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगी। उसने सृजा का हाथ झटकने की कोशिश की। होटल के बाहर आकर विभास बाबू ने मनोबिहारी बाबू को फ़ोन मिलाना शुरू किया, लेकिन हर बार घंटी बजने के बाद कॉल कट जाता था। विभास बाबू, ये क्या हो रहा है? मनोबिहारी बाबू ने खुद ही कहा था कि हमें आज रात इसी पते पर रितु को लाना है, तो अब वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? सृजा, तुम पक्का हो कि हमें इसी होटल में आना था? विभास बाबू ने होटल का नाम देखते हुए कहा। हाँ, यही होटल बताया था। सृजा, तो चलो देखते हैं उन्होंने कौन सा कमरा बुक किया है। वो रिसेप्शन पर गए, जहां उन्हें बताया गया कि मनोबिहारी बाबू ने कमरा नंबर 13 बुक किया है। विभास बाबू, लेकिन हम रितु को वहाँ कैसे रखेंगे? क्या होटल वाले हमें उसे वहाँ रखने देंगे? सृजा, पहले मनोबिहारी बाबू से फ़ोन पर पूछ लो कि हमें क्या करना है। विभास बाबू ने दोबारा उन्हें फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार भी कॉल कट गया। अब वे और भी बेचैन हो गई। 2-3 बार लगातार फ़ोन करने के बाद आखिरकार मनोबिहारी बाबू ने कॉल उठा लिया। क्या हुआ, बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो? विभास बाबू, हम रितु को लेकर आ गए हैं, अब उसे आपके कमरे में कैसे रखेंगे? मनोबिहारी बाबू धीमी स्वर में, अरे भाई, मैं अभी घर पर हूँ, मेरी पत्नी भी मेरे सामने ही बैठी है। तुम रितु को मेरे कमरे में छोड़ दो, मैंने होटल वालों से बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। उनकी बात सुनकर विभास बाबू को कुछ राहत मिली। उन्होंने सृजा को कहा, वे थोड़ी देर में आ रहे हैं, हमें रितु को कमरे में छोड़कर चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सृजा, ठीक है, मैं उसे कमरे में छोड़ आऊँगी, तुम यहीं रुको। तुम कर लोगी? विभास बाबू ने बोला। सृजा, हाँ, मैं कर लूँगी, तुम बस यहीं रुको। उसके बाद सृजा धीरे धीरे कमरा नंबर 13 के सामने पहुँची, लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि जल्दबाजी में उसने गलती से रितु को कमरा नंबर 12 में छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। रितु अब भी बेहोश थी और बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी थी जैसे कोई निर्जीव शरीर पड़ा है। सृजा अपने पिता के पास दौड़ती हुई पहुंची और बोली, काम हो गया, अब जल्दी से यहाँ से चलो। वो दोनों तुरंत वहाँ से चले गए। उधर कुछ देर बाद होटल के सामने एक और कार आकर रुकी। कार से उतरने वाला व्यक्ति लड़खड़ा रहा था। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वो किसी बिजनेस डील के सिलसिले में यहाँ आया था, जहाँ उसने ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली थी। अब उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने ड्राइवर नहीं बुलाया था, बल्कि खुद गाड़ी चलाकर यहाँ तक आया था। अब इस हालत में वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। वो शख्स था आबिर सिंह ओबरॉय कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक। वो किसी तरह होटल के लॉबी तक पहुंचा
और वहाँ एक कमरे बुक करवाने लगा। रिसेप्शनिस्ट, सर कमरा नंबर 12 खाली है, बस वही एक कमरा उपलब्ध है। आबिर, ठीक है, धन्यवाद। उसने चाबी ली और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। दरअसल होटल स्टाफ ने सफाई के लिए कमरा कुछ समय के लिए खोला था और उसी समय सृजा ने अनजाने में रितु को वहां छोड़ दिया था। होटल स्टाफ ने बिना देखे फिर से कमरे को लॉक कर दिया। आबिर कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा, चाबी लगाई और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, वो बिना कुछ देखे बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में उसने महसूस किया कि वहाँ कोई और भी है। एक महीन स्त्री सुगंध कमरे में फैली हुई थी। आबिर ने अपने हाथ से टटोल कर देखा और नर्म त्वचा का स्पर्श महसूस किया। वो कुछ और समझ पाता उससे पहले ही उसने महसूस किया कि ये कोई लड़की है। वो लाइट ऑन करना चाहता था, लेकिन अचानक होटल में बिजली चली गई। वो खुद को उस लड़की से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसमें अजीब सी नशा भरी थी, एक ऐसा नशा जो शराब से भी ज़्यादा गहरा था। धीरे धीरे आबिर ने उस लड़की के चेहरे और नाजुक गर्दन को छूना शुरू किया। उसी वक्त रितु के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। ये आवाज़ शायद उसके लिए सुखद की आवाज़ थी। रितु के हल्के से सिसकारने से ही आबिर के अंदर वासना की आग भड़क उठी। उसने पागलों की तरह रितु को चूमना शुरू कर दिया, उसके होठों से गालों तक, गले और गर्दन तक। वो उसे बार बार चूम रहा था। रितु के मुंह से और भी स्पष्ट सिसकारियाँ निकलने लगी। आबिर ने एक झटके में रितु के कपड़े फाड़ दिए और खुद भी पूरी तरह नग्न हो गया। फिर वो उसे बेतहाशा बाहों में भरने लगा। वो नशे में था और समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। इधर रितु को ये भी एहसास नहीं हो पाया कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान आ चुका था। एक ही रात में दो जिस्म अचानक इतने करीब आ गया है, लेकिन क्या उनके दिल भी इतने ही करीब आएगा, ये तो आने वाले अध्याय में पता चलेगा।